वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं अपने आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट्स जो मैं क्लास पढ़ाऊंगा वो होगी बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर की क्लास है, जिनका सब्जेक्ट है डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। यानी आपकी प्रमुख फसलें हैं उसमें लगने वाले रोगों के बारे में आपको पढ़ना है। तो उसमें आप क्या पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय कि गन्ने की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। तो गन्ने की फसल का जो प्रमुख रोग है उसके बारे में मैंने चर्चा की है, आपसे बताया भी है पिछली क्लास में। आज जो है एक गन्ने का जो प्रमुख रोग है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी गन्ने का जो एक अन्य प्रमुख रोग है जिसके बारे में आज डिस्कस करूँगा वो है आपका रैतून स्टैंडिंग डिजीज ऑफ शुगर केन। यानी गन्ने का जो है वो पेड़ी या बहनापन रोग जो है वो होता है। तो इसके बारे में आज आपसे जो है वो डिस्कस करूंगा। रैतून स्टंटिंग डिजीज ऑफ शुगर केन यानी जो है वो गन्ने का जो है वो इसको बौनापन या पेड़ी बौनापन के नाम से इसको हम जानते हैं। इसके बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा। तो पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेशन को आप लाइक शेयर किया करिए। आपका जो है वो एक लाइक और शेयर जो होता है वो हमें जो है वो कई कैलोरी ऊर्जा देने का काम जो है वो करता है। तो बिल्कुल आप इंटरेस्ट बना के क्लास को लीजिए और अच्छे से जो है वो आपस में जो भी आपके जो है वो साथी हो, मित्र हो, उनको जो है वो क्लास को जो है वो शेयर और लाइक जो है वो करते रहें। इससे क्या है कि हम लोग को एनर्जेटिक तरीके से हमको एक ऊर्जा मिलती है, पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, जिससे हम आपको जो है वो अच्छे ढंग से भी मतलब और अच्छे जो है वो तरीके से आपको जो है वो हम पढ़ाते रहते हैं। तो बिल्कुल आप हमें ऊर्जा देते रहिए और ऐसे ही हम आपकी जो है वो हेल्प करते रहें। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ कि आप जो है वो रैतून स्टंटिंग डिजीज जो है वो शुगर केन का, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो शुगर केन क्रॉप है, गन्ने की जो फसल है, वो जो है वो भारत की एक महत्वपूर्ण जो है वो फसलों में उसकी गिनती होती है। भारत के जो प्रमुख भूभाग है, क्षेत्रफल है, वहाँ पर बड़े पैमाने पे जो है वो गन्ने की खेती जो है वो की जाती है। तो गन्ने की खेती में जो है वो हमारा इंडिया जो है भारत है वो अग्रणी रहा है। उसमें प्रमुख रूप से हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर प्रमुख रूप से जो है वो गन्ने की खेती की जाती है, ठीक है ना। लगभग जो है वो टोटल जितनी भी खेती की जाए जहाँ पर भी गन्ना उगाया जाता है उसका 23% जो है वो भारत में उत्तर प्रदेश जो है उसका प्रोडक्शन जो है वो करता है, ठीक है। तो गन्ने की बहुत ही मुख्य फसल है और बहुत ही एक प्रकार की जो है वो कैश क्रॉप है, काफ़ी जो है वो पैसा देने वाली फसल है, काफ़ी लाभदायक फसल है। तो इस प्रकार से गन्ने का जो है वो हमारे फसल उत्पादन में, हमारे अर्थव्यवस्था में, फार्मर्स की इकोनॉमी में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो रोल है। अगर गन्ने की फसल में सही देख रेख की जाए, सही प्रबंधन किया जाए, रोगों का, कीटों का उचित प्रबंधन किया जाए तो अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले जो है वो फार्मर्स को उसके प्रोटेक्शन की बात जो है वो ध्यान देनी होती है कि किस प्रकार से जो है वो फसल की सुरक्षा करके एक जो है वो अच्छे गुणवत्ता वाली फसल का उत्पादन वो प्राप्त करके अच्छा मूल्य जो है वो प्राप्त कर सके। जब अच्छे गुणवत्ता वाली फसल होगी तो मार्केट में उसकी जो है वो वैल्यू ज़्यादा होगी और वो जो है अच्छा पैसा देने वाली जो है वो होगी, जिससे किसानों की आय में जो है वो वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो फिर हमको उसके रोगों के बारे में जानना वो आवश्यक होता है। तो आज हम जो महत्वपूर्ण रोग है गन्ने का जो है वो पेड़ी बहुनापन, उसके बारे में आपको जो है वो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है रैतून स्टंटिंग डिजीज। ये जो है वो गन्ने की फसल में जो है वो कॉमनली रूप से पाया जाता है और ये एक प्रकार की जो है वो जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। और ये जो है वो इसके लक्षण जो होते हैं वो बहुत पहले जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। जनरली हम फसल को देख करके इस डिजीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, मतलब शुरुआत में इसके लक्षण जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। जब गन्ने जो है वो सॉरी तो इसके लक्षण जो है वो शुरुआत में नहीं दिखाई देते हैं। जब गन्ने की फसल जो है वो लगभग आपकी 80 to 90 100 डेज की हो जाती है, उस समय जो है वो पोरियोपिस के सिम्टम जो है वो दिखाई देते हैं। आइए इसके डिटेल जो है इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल से आपको जो है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूँगा आपसे स्टूडेंट्स, इसके जो है वो
साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, ठीक है ना। तो इसका किस प्रकार से साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया गया है, इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण कैसे किया गया है और इसको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो लैसिफोनिया जाइली सप्स होता है, ठीक है ना। लैसिफोनिया जाइली सप्स होता है, ये इटैलिक में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसको जो है वो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर जो है वो इटैलिक में होता है। अगर इटैलिक में नहीं है तो इसके नीचे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो डोमेन होता है वो बैक्टीरिया होता है, ठीक है ना। यानी जो रैटून स्टंटिंग डिजीज़ है उसका जो पैथोजेंस है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, रोग कारक है, वो क्या है आपका बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, लेफ्रोसोनिया जाइली सप्सोती जाइली होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो फाइलम होता है वो होता है एक्टिनोमाइसिटी, क्या होता है, एक्टिनोमाइसिट्यूटा, ठीक है ना। इसका जो क्लास है वो होता है एक्टिनोमाइसीटिया होता है। ऑर्डर जो इसका होता है माइक्रोकोलैप्स होता है, ठीक है ना। इसकी जो फैमिली होती है माइक्रोबैक्टीरिएसी होती है, क्या होती है, माइक्रोबैक्टीरिएसी होती है। इसका जो जीनस होता है वो होता है लिप्सोनिया, और स्पीसीज क्या होती है, लाई एक्जिलाई, और सब स्पीसीज होती है एल सबस्वेली एक्जेलाई, ठीक है ना। यानी किसी भी डिजीज़ का जो है वो आपका जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से जो है वो किया जाता है। और जो भी आपके पैथोजेंस होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया फंजाई हो, मतलब किसी भी जो है वो कैजुअल ऑर्गेनिज्म का जो नेम होता है वो उसका जीनस और स्पीसीज को मिला करके जो है वो बनता है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है वो ये इसका जो है लाइफोसोनिया जो होता है वो स्पीसीज होता है, और ये क्या होता है, इसका जीनस होता है। इस प्रकार से जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो होता है। हम एग्ज़ाम में ऐसे ही जो है वो सबसे पहले इसको क्लासीफाई करेंगे और इसको जो है वैसे ही लिखना होगा। इसके बाद रैटून स्टैंडिंग रोग जो है वो की खोज बीएस रोगविदों द्वारा 1944 में की गई थी, ठीक है ना। रैटून स्टैंडिंग रोज को जो है हम शॉर्टकट में हम जो है वो इसको हम शॉर्टकट में जो है वो RSD के नाम से जानते हैं, RSD, ठीक है ना, इस RSD के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी जो RSD है, रैटून स्टैंडिंग डिजीज है, उसी खोज जो है वो BES रोगविदों द्वारा जो है वो 1944 ईस्वी में की गई थी। इसे अब दुनिया भर में गन्ने की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बीमारी माना जाता है, ठीक है ना। तो दुनिया भर में सबसे आर्थिक रूप से जो है वो आर्थिक महत्वपूर्ण बीमारी जो है वो इसको माना जाता है। इसको शॉर्टकट में RSD बोलते हैं, रैटून स्टंटिंग डिजीज। रैटून स्टंटिंग डिजीज आर्थिक रूप से क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी इकोनॉमिकली को जो है वो गन्ने की गुणवत्ता को जो है वो कम करती है। इसके जो है वो जो लक्षण होते हैं, जो इसका प्रभावित प्लेस होता है गन्ने में, वो होता है पोरियों के बीच में, जहाँ पे गन्ने की दो सकस का जुड़ाव होता है, गांठें होती हैं, वहाँ पर जो है वो क्या करती है, एक मटमैले जो है वो मटमैले पिंक कलर का जो है वो मटमैला पिंक कलर का जो है स्पॉट्स छोड़ती है, और वो बैक्टीरिया के स्पॉट होते हैं, वो धीरे धीरे फैलते हैं, और वो क्या करते हैं, जो गन्ने की जो शर्करा होती है जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, उसकी गुणवत्ता को, सुक्रोज की गुणवत्ता को जो है वो कम कर देती है। यानी बीज का जो गुणवत्ता होती है उसको जो है वो कम कर देती है, जिससे जो है उससे जो शुगर की क्वालिटी होती है, चीनी की जो गुणवत्ता होती है वो निम्न हो जाती है, जिससे उस गन्ने की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए इसको आर्थिक रोग कहा गया है, क्योंकि ये फसल को आर्थिक नुकसान जो है वो पहुंचाती है, ठीक है ना। अब मैं इसके आगे बात करूंगा आपसे। इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसके रोगग्रस्त थक्कों में आमतौर पर अस्त व्यस्त विकास कम होते हैं। पहले डंठल के साथ छोटे धब्बे और पीले रंग पत्ते दिखाई देते हैं। नारंगी लाल संवहनी गुच्छ नोट्स पर पीले जो है वो दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट बात करता हूँ कि इसके जो लक्षण हैं वो शुरुआत में जो है वो नहीं प्रकट होते हैं, ठीक है ना। गन्ने की फसल में शुरुआत में इसके लक्षण जो है वो ऐसे आइडेंटिफाई बाहर से देखने पे जो है वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। जब फसल 80 to 100 डेज की, 80 से 100 दिनों की हो जाती है, उस समय क्या होते हैं कि जब हम बीच में जो सकस होते हैं उसको फाड़ करके देखेंगे, तो जहाँ पर एक से जैसे इस प्रकार से है, ये है आपका जो है वो ये पोरियां हैं,
ठीक है, ये पोरियां हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर एक जो है वो एक केंद्र का दूसरे का जो जुड़ाव होता है, जहाँ पर ये जुड़ाव होता है, वहाँ पर इस रोग के लक्षण जो है वो ज़्यादा दिखे। जैसे ये जो भाग होते हैं, ये जो भाग होते हैं इस तरीके, वहाँ पर जो है वो जहाँ से एक शकस का दूसरे शकर पे जुड़ाव होता है, वहाँ पर इसके लक्षण जो है वो सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो वो जो है वो क्या प्रेजेंट होते हैं, नारंगी कलर के जो है वो मटमैले रंग में, नारंगी मटमैले रंग के जो है वो परिवर्तित हो जाता है उनका शक्कर जो है वो, और उससे जो है वो बैक्टीरिया के स्पोर्स भी धीरे धीरे बढ़ते हैं, और जो है वो जो शुगर की क्वालिटी है, गुणवत्ता है, जो है वो जो उसके सुक्रोज की गुणवत्ता है उसको जो है वो निम्न कर देते हैं, और उससे क्या होता है, पूरी फसल धीरे धीरे प्रभावित हो जाती है। और एक चीज़ क्या है, ये सबसे पहले जो संवहन ऊतक होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम नलिकाएं होती हैं, उसको भी बाधित कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये गन्ने का शक्कर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से गन्ने का शक्कर हो गया। उसमें क्या होता है, ये आपकी जो है वो जो ये पतली सी जो है वो आपकी जाइलम और फ्लोएम होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है ना। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम होती हैं, जो जल एवं पोषक तत्वों का जो है वो संवहन करने का काम करती हैं, यानी जड़ों से जो है अवशोषित करती हैं। जो कि नहीं, ये क्या करती हैं, जड़ों से जो है वो पोषक तत्वों को, जल को अवशोषित करती हैं, और जो है वो पौधों के अन्य भागों पे, पत्तियों में, तनों में और फल में जो है वो अन्य भागों पे जो ले जाने का काम करती हैं, उसको जो है वो ब्रेक कर देता है। ठीक है ना। उसको ब्रेक करने का काम करता है ये बैक्टीरिया, जिससे जो है वो पोषक तत्वों का सही संवहन नहीं हो पाता है, और गन्ने की फसल जो है बिल्कुल छोटी रह जाती है। ठीक है ना। गन्ने की फसल बिल्कुल छोटी रह जाती है, ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाती है, और पौधे बिल्कुल जो है वो छोटे रह जाते हैं। इससे क्या होता है, उसकी शुगर की जो है वो गुणवत्ता जो है वो कम हो जाती है, और उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है, और फार्मर को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है ना। इससे जनरली तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लगभग जो है वो 15 से 30% नुकसान होता है, लेकिन अगर ज़्यादा जो है वो इपिडेमिक या ज़्यादा मात्रा में फैल गया तो लगभग जो है 50 to 80% भी इससे फसल को नुकसान जो है वो हो सकता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो है वो कैरेक्टर्स इसके लक्षण होते हैं। आगे मैं बात करूँगा आपसे, ये इमेज के माध्यम से भी मैं आपको समझा सकता हूँ कि कैसे इसके जो है वो लक्षण होते हैं। ठीक है ना। आपको सबसे पहले मैं जो पोरियाँ होती हैं उसमें आपको दिखाना चाहता हूँ। इस प्रकार से ये गन्ने की जो आपके केन सकर्स होते हैं, उसको जब हम फाड़ते हैं, जहाँ पर से एक का दूसरे जो गांठें होती हैं, जो ये नोट्स होती हैं, क्या है ये नोट्स। ठीक है ना। नोट्स ऑफ केन, यानी गन्ने की जो गांठें होती हैं, जहाँ पर इनका जुड़ाव होता है इस भाग पे, वहाँ पर लक्षण इसके जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, इसके बीच में जो है वो इस प्रकार के लक्षण मटमैले कलर के जो है वो नारंगी धब्बे दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, मटमैले कलर के, पिंक कलर के जो है वो आपके नारंगी जो है वो धब्बे दिखाई दे रहे हैं। यही उसके जो है वो लक्षण होते हैं। जब आप जो है वो गन्ने की फसल को फाड़ करके बीच में देखेंगे, तो जहाँ पर इनका जो गांठें होती हैं, नोट्स होती हैं, जहाँ पर इनका जुड़ाव होता है, वहाँ पर जो है वो पिंक कलर के, मटमैले कलर के धब्बे जो है वो दिखाई देते हैं। यही क्या होता है, यही इसके जो है वो इसका क्या होता है, पैथोजेन होता है। क्या होता है इसका, पैथोजेन। ठीक है ना। क्या होता है, बैक्टीरिया। ठीक है। इसका जो पैथोजन होता है वो यही होता है। इस प्रकार के जो है सिम्टम दिखाई देते हैं, और फिर ये जो है वो बढ़ते बढ़ते ये अपनी इसमें जो है वो मल्टीप्लाई होता है ये बैक्टीरिया, और जो है पूरे जो है वो जो चीनी की गुणवत्ता होती है उसको जो है वो कम कर देता है, यानी जो सुक्रोज होता है उसको नष्ट कर देता है, और जो क्वालिटी होती है जूस की उसको डिक्रीज कर देता है। और ये जो है जाइलम की जो नलिकाएं होती हैं, जो पोषक तत्वों का संवहन का काम करती हैं, पौधे के प्रत्येक भाग में पोषक तत्वों को ले जाने का काम कर देती है, उसको भी ये जो है वो बाधित कर देता है। तो इस प्रकार से जो है ये फसल को प्रभावित करता है। दूसरी इमेज में आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार के ठीक है ना, अलग अलग इमेज में देख रहे हैं, ये भी इसके कैरेक्टर जो है होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो है फसल
पहले इस प्रकार से रहती है और फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो ये जो है वो एक प्रकार से इसका जो इन्फेक्शन होता है वो जब हम संक्रमित सकर्स का प्रयोग करते हैं, फसल को, जो हमारा केन का जो शक्कर लगता है अगर वो संक्रमित है किसी प्रकार के बैक्टीरिया से, तो अगर उसको हम लगाते हैं, रोपित करते हैं, तो इसके जो है वो रोग के संक्रमण के चांसेस जो है वो फसल में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार के सकर्स होते हैं, उसमें लीफ जो है डेवलप होती है, फिर जो है वो इस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं, फिर इस प्रकार से दिखाई देते हैं, फिर इस प्रकार दिखाई देते हैं, और फिर जो इसमें शक्कर बन जाते हैं तो उसके लक्षण पेड़ियों में इस प्रकार से दिखाई देते हैं और इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से इमेज में दिखाई देते हैं कि जो है जब संक्रमित जो शक्कर का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो है क्या होता है कि उसमें लीफ की ग्रोथ कम होती है, पौधे जो है बिल्कुल डेवलप नहीं कर पाते हैं, पतले रह जाते हैं, उनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, और जब उनके पोषक तत्वों एवं जल का संवहन नहीं होता है प्लांट में तो बिल्कुल छोटे बौने रह जाते हैं। तो इस प्रकार से देखने में जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और जनरली इनके कैरेक्टर जो है वो, जनरली इनके कोई लक्षण जो है वो ऐसे पत्तियों पे नहीं दिखाई देते हैं। आपको जहाँ पर दो आपके सकर्स का जोड़ होगा, जो नोट्स होती हैं, वहीं पर इसके कैरेक्टर जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है ना, यहाँ जैसे आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से इनके लक्षण जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद जैसे आपकी क्रॉप है तो इस प्रकार से भी इसके लक्षण जो है वो फसल पे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जैसे पौधे क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे रह जाते हैं, उनकी ब्राइट्स कम हो जाती है, यानी जो केन होता है उसकी वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है, ठीक है ना। जो उसकी प्लांट होता है, प्लांट की बिल्कुल वृद्धि रुक जाती है और वो जो है वो बैनो आकार के बिल्कुल बौने दिखाई देते हैं और प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल प्रभावित हो जाती है और काफ़ी जो है वो कम जो भी प्लांट ग्रोथ भी करते हैं उनकी जो है वो शुगर की गुणवत्ता जो है वो डिक्रीज रहती है। इस प्रकार से फार्मर्स को काफ़ी जो है वो लॉस उठाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आगे मैं बात करूंगा इसका जो है वो कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है ना। कैजुअल ऑर्गेनिज्म को ही क्या कहते हैं, पैथोजेन कहते हैं, पैथोजेन, ठीक है ना। तो आपसे कभी जो है वो कैजुअल ऑर्गेनिज्म हो गया, चाहे चाहे पैथोजेंस हो गया, चाहे रोग कारक हो गया, एक ही चीज़ होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका जो रोग कारक है, जो रोगों को जो फैलाने वाला होता है उसे हम रोग कारक कहते हैं। तो कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या हो गया कि रोग जनन क्या होता है, लेप्सोनिया जाइली, सबसिप जाइली, ठीक है ना। लेप्सोनिया जाइली और सबस जाइली जो है वो इसका पैथोजन होता है। ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये एक प्रकार का जो है वो जीवाणु होता है, क्या होता है, जीवाणु होता है, जो रोग को फैलाने का काम जो है वो करता है, ठीक है। ये क्या करता है, कोशिकाओं में उपस्थित रहती है, ठीक है ना। ये जो है शक्कर से जो है वो जो केन के शक्कर होते हैं उसमें प्रेजेंट रहता है, और फिर जब फसल को हम रोपित करते हैं तो फसल की जब वृद्धि होना स्टार्ट होती है तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका जो है वो प्रजनन होता है प्लांट के अंदर और ये जो है वो फैलने लगता है। इसके बाद अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं, फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है ना। अगर किसी रोग का और अनुकूल परिस्थितियाँ उसको मिलती हैं जैसे हम हैं, हम मनुष्य के लिए क्या है कि हमको रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति होना चाहिए। अगर विपरीत परिस्थिति है, ऑक्सीजन की कमी है हमारे लिए, तापमान बहुत ज़्यादा है, पानी की कमी है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड या ड्राई है, तो फिर क्या है कि हम लोग सर्वाइव क्या होगा, नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग तभी सर्वाइव करेंगे जब फेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है ना। तो पर्यावरण बहुत ही मुख्य कारक होता है किसी भी जीव के जीने के लिए। तो उसी प्रकार से ये जो फंगस बैक्टीरिया है, जो पैथोजेंस हैं, जो रोग कारक हैं, इनके भी जीने के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट इनको अच्छा मिल गया तब इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है, इनकी वृद्धि जो है वो बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है ना। तो पर्यावरण रोग के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है और अक्सर यह निर्धारित होता है कि आरएसडी घटित होगा या नहीं। तो अगर अनुकूल वातावरण है, नमी युक्त वातावरण है, तापमान जो है वो मीडियम है, ठीक है ना, लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है, और नमी युक्त व आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, नमी युक्त इन्वायरमेंट है, तो ये जो रोग होता है वो अत्यधिक जो है वो
क्रूर हो जाता है, अत्यधिक उसकी वृद्धि होती है, ठीक है ना। इसके बाद इसका रोग चक्र कैसा होता है, डिजीज साइकिल किस प्रकार से होता है। तो ये डिजीज साइकिल जो होता है किस प्रकार से रोग चक्र बनता है। तो रोग चक्र मुख्यतः जो है वो जो आप जो है वो जो जो है वो इन्फेक्टेड सकर है, जिस फसल में इसका जो है वो कभी संक्रमण हुआ है, अगर उसके हम सकर्स का उसके बीज का प्रयोग हम कर रहे हैं रोपित करने के लिए, तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन जो है वो होता है। और इसका जो इन्फेक्टेड होता है वो स्मॉलर टार्च नोटेड, जो इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं जहाँ पर स्पॉट हैं वहाँ पर क्या होता है, जैसे हम शक्कर को लगाते हैं तो फिर जब उसकी वृद्धि स्टार्ट होती है तो जो नोट्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, वहाँ से इसका जो है वो संक्रमण क्या होता है, प्रारंभ होते हैं। वहाँ पर जो है वो इसका इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई जो है वो करने लगता है। और बिगेस्ट स्टाक इन द स्मॉलेस्ट स्टूल्ट, और अच्छा जो है वो अच्छा भी पौधा जो होगा वो भी इसके संक्रमण से क्या होगा, धीरे धीरे उसकी वृद्धि जो है वो रुक जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद ये जो है रिड्यूस द जाइलम्स है फ्लो फ्रॉम द इन्फेक्टेड जाइलम। तो ये जो होता है, जो जाइलम नलिकाएं होती हैं उसके जो सैप होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उसको अदर भाग में पहुंचने से जो है वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के इसके जो है वो इसका जो है वो डिजीज साइकिल होता है, ठीक है। और एक चक्र के माध्यम से ये जिसमें हाईली बैक्टीरिया का प्रयोग हुआ है, ये लोक्सैक्सेटाइडी, जो इसका पैथोजेंस है जब वो हाई होता है तो इस प्रकार से उसका जो है वो ट्रांसमिशन जो है होता है, और जब लो होता है तो इस प्रकार से उसका ट्रांसमिशन जो है वो होता है, ठीक है ना। आप जैसे इस बीज में देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इसके जो सबसे पहले जो सिम्टम होते हैं वो इस प्रकार से जो जोड़ों में देख रहे हैं आप, पिंक कलर के ब्राउन कलर के जो स्पॉट देख रहे हैं वो आपके किसके हैं, वो इन्फेक्टेड पैथोजेंस के हैं। क्या है, पैथोजेंस के, वो आपके पैथोजेंस के स्पोर हैं। और इस प्रकार से जो है वो ये देख रहे हैं, इस प्रकार से इनका जो है वो जो आप स्पोर देख रहे हैं वो इनका जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है ना। जब इनका हाइयर मल्टीप्लिकेशन होता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इस प्रकार के कैरेक्टर जो है प्लांट में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। और जब इनका लो होता है तो इस प्रकार के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं प्लांट्स के बीच में, ठीक है ना। यानी ये धीरे धीरे रूप से जो है वो अति सूक्ष्म गतिशील रूप से जो है वो पौधे के आंतरिक भागों को जो है वो संक्रमित करते हैं, और जो केन्स के नोट्स होती हैं वहाँ पर इनके लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं, और फिर धीरे धीरे पूरे प्लांट्स में जो है वो फैल जाते हैं। और पौधों में जो है वो पोषक तत्वों का संवहन जो है वो सही से नहीं हो पाता है प्रत्येक भाग में, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे जो है वो छोटे रह जाते हैं, और जो सुक्रोज की गुणवत्ता है वो निम्न हो जाती है, ठीक है ना। देखिए दे रहे हैं ना कि सुक्रोज जो है वो होता है, उसके बाद फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, फिर ये ग्लूकोज में होता है, फिर इन्वर्टेज में होता है, फिर लेप्रोसोनियाजन, ठीक है ना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो सुक्रोज होता है, जो सुक्रोज होता है वो एक प्रकार से जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो ये जो इसका पैथोजेंस होता है उसके प्रभावित हो जाता है, और इसकी गुणवत्ता बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है ना। अब मैं आगे बात करूँगा इसके जो है वो आपके इसमें क्या कहता है, प्राथमिक रोगग्रस्त सेट्स के उपयोग के माध्यम से होता है। और ये कैसे फैलता है, ये जो है प्राथमिक रोगग्रस्त सेट्स के उपयोग के माध्यम से फैलता है, और रोगग्रस्त बेद के रस में दूषित कटाई के माध्यम से फैलता है। इसका जो चक्र होता है किस प्रकार से होता है कि प्राथमिक जो सेट्स होते हैं, जो हम सेट्स का प्रयोग, जो केन्स का प्रयोग, जो सकर्स का प्रयोग जो है वो रोपित करने के लिए प्रयोग करते हैं, वहाँ से इसका संक्रमण जो है वो प्रारंभ होता है और वेद के रस में दूषित कटाई के माध्यम से फैलता है, ठीक है ना। और जो है इसका संक्रमण जो है वो जो भी हम सकर्स को काटने के लिए जो भी औजार का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कटर हो गया, चाकू हो गया, ठीक है ना, जो भी औजार का हम काटने के लिए सकर्स का प्रयोग करते हैं उससे भी ये फैलता है। कभी कभी मान लीजिए कोई संक्रमित पौधा है, उससे हम औजार से उस औजार से हम उसको काटते हैं, और फिर उसी औजार से हम जो स्वस्थ पौधे हैं उसके सकर्स को काटते हैं, तो उसमें भी ये स्वस्थ पौधे में जो है वो फैल जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रोग का जो है वो फैलाव होता है, और ये मुख्यतः जो है वो मक्का, सोरगम, सूडान घास और रोगजनक के लिए सार्थिक मेजबानों के रूप में कार्य करता है। ये जो आपका
रूट स्टंक आरएसडी होता है, ये जो है वो कई प्रकार के कई प्रकार की फसलों जैसे मक्का हो गया, सोरगम हो गया, सूडान हो गया, इन इस क्रॉप में भी जो है वो एक प्रकार से काफ़ी इसका सुटेबल होस्ट होता है। इसका मुख्य भोजन जो है वो गन्ना होता है। इसके अलावा जो है वो कई प्रकार की फसलें जो दी गई हैं वो भी इसका मुख्य भोजन जो है वो होती है। तो इन्फेक्टेड जो है वो कई प्रकार के रोग प्रभावित औजारों का हम प्रयोग करते हैं गन्ने की सकर्स को काटने के लिए, उससे भी रोग जो है वो संक्रमण फसलों में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसके नियंत्रण की बात करते हैं। ठीक है ना, तो नियंत्रण के लिए सबसे प्रमुख बातें हैं कि हमको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है ना, यानी किसी चीज़ का उपचार करना रक्षण पहले से ही हमको उसके रक्षण से जो है वो आवश्यक होता है। तो इसमें क्या है कि हम सबसे पहले जो है वो साफ़ सुथरी जगह का प्रयोग करें, किसी प्रकार की जो है वो खेत में गंदगी ना हो, खरपतवार बिल्कुल जो है मुक्त होना चाहिए खेत, और बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, किसी अन्य प्रकार के फसलों के अवशेष जो है वो उसमें नहीं होने चाहिए, और गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए, जिससे इस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं उनके स्पोर्स जो है वो धूप में आकर के जो है वो नष्ट हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या है, जो भी हम सकर्स का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी हम बोने के लिए रोपित करने के लिए जो शक्कर का प्रयोग कर रहे हैं, गन्ने के सेट्स का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल जो है वो रोग रहित होना चाहिए, किसी प्रकार के पैथोजन जो उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और दूसरी चीज़ है जो सेट्स का हम काटने के लिए जो सेट्स का प्रयोग करते हैं, जिन औजारों को काटने के लिए हम सेट्स का प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल स्टराइज होना चाहिए। डिटॉल हो गया, फिनॉल हो गया, या फिर और चीज़ों से जो है वो आपके डिसइंफेक्टेंट से जो है वो बिल्कुल स्टराइज होना चाहिए, उसको धुल लेना चाहिए, तब उसको हम औजार को काटने के लिए प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से क्या है, और कई चीज़ें हैं जैसे सेट्स को बीमारी मुक्त क्षेत्रों में रोग रहित व्यावसायिक नर्सरी चुने। ठीक है ना, जो भी हम सेट्स का परचेज कर रहे हैं उसको हम अच्छी रजिस्टर्ड नर्सरी से लेना चाहिए, और जो है जो रोग मुक्त नर्सरी हो वहीं से भी हमको जो है वो सेट्स को हमको परचेज जो है वो खरीदना चाहिए। इसके अलावा रोगग्रस्त पेड़ों को हटाए और जला देना चाहिए। अगर मतलब फसल में किसी प्रकार के रोगग्रस्त पौधे दिखाई देते हैं आपको, तो उनको उखाड़ करके क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए। और बोने से पहले सेट का उपचार करें, जैसा कि घासी सूट रोग के लिए बताया गया है। ठीक है ना, तो बोने पहले जो है वो फसल की बुआई से पहले जो है वो सेट्स का उपचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट, क्या करना चाहिए, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो 1 हावर्स, ठीक है ना, 1 हावर्स, ठीक है ना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो पानी में 1 घंटे तक जो है वो गन्ने के सकर्स को जो है वो उबालना चाहिए। या फिर जो है वो एक होता है भाप ट्रीटमेंट, भाप के द्वारा भी जो है वो उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। भाप में जो है वो उबलते हुए भाप में जो है वो सकर्स को रख देना चाहिए, लगभग 15 से 20 मिनट जो है वो भाप में भी रखने से जो है वो इस प्रकार के जो बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो है वो आप एक प्रकार का जो है वो सोलर ट्रीटमेंट भी कहा सकता है। धूप में भी जो है 15 से लगभग 25-30 मिनट तक जो है वो सकर्स को रखने पे भी जो है वो इसके स्पोर्स कुछ हद तक जो है वो नष्ट हो जाते हैं। लगभग आपका जब 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान जो है वो होता है। इसके अलावा जो है वो हमेशा जो है वो रोग रहित सकर्स का जो है वो प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ से भी हम परचेज कर रहे हैं सेट्स का, जहाँ भी हम परचेज कर रहे हैं वो एक मानक संस्था होनी चाहिए, मानक नर्सरी होना चाहिए, जहाँ से हम सेट्स को जो है वो परचेज करते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की जो है रेजिस्टेंस वैरायटी हैं, जैसे आपका CP 10-30, CP 44, या फिर जो है वो CO 0205, CO 43, ठीक है ना। ये भी आपकी जो है वो कई प्रकार की रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं जिनको हम बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। कई प्रकार के रोगरोधी फसलें हैं जिनको आप जो है वो बुआई के लिए
प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के कई प्रकार की प्रबंधन की विधियां हैं जिसके द्वारा हम सही से प्रबंधन करके अपनी फसल को इस RSD डिजीज़ से जो है वो बचा सकते हैं। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। आप सब जो है वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें और बिल्कुल हमको एक पॉजिटिव ऊर्जा देते रहें, जिससे हम लोग बिल्कुल जो है वो आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स को बिल्कुल पढ़ाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।